सो मॉड्यूल ए से रिलेटेड ये केस स्टडी रहने वाली है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर केस स्टडी. So it says below are the given various aspects of non-resident Indian business. There are different types of persons. तो अगर हम different type of person की बात करते हैं तो हमारे पास resident, non-resident की total 3 types आगे रहती हैं. जैसे कि हमारे पास एक NRI होता है, एक होता है person of Indian origin जिसको हम PIO कहते हैं, और एक रहता है overseas citizens of India. तो ये 3 कैटेगरीज हमारे पास रहती हैं. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, इनका आंसर करने वाले हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन डज नॉट मैच. तो कौन सी डेफिनेशन यहां पर मैच नहीं कर रही है उसके बारे में आपको आंसर पोस्ट करना है. सो इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ एटलीस्ट 183 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज सेड टू बी NRI. तो क्या हम उसे NRI कहते हैं? हमने बताना है कि कौन सी मैच नहीं कर रही है. देखो, कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर एक टोटल टाइम पीरियड के लिए कम से कम 183 डेज के लिए बाहर रहता है तो हम उसको NRI कहते हैं. NRI जो पर्सन होते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा. तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तो हमें पता लग गया. अब फटाफट से आंसर कीजिए, क्या जो NRI पर्सन होते हैं क्या वो वोटिंग कर सकते हैं? क्या NRI पर्सन, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो पर्सन होते हैं, क्या वो वोटिंग कर सकते हैं? उनके पास वोटिंग राइट अवेलेबल होता है? तो यस, आंसर इज कि वो वोट कर सकते हैं. NRI पर्सन वोट कर सकते हैं और सिर्फ वो पैसा जो वो इंडिया में कमाते हैं, सिर्फ वही पैसा टैक्सेबल होता है. काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो करेक्ट है. ऑप्शन बी जो है वो कहता है कि एन इंडिविजुअल हु इज इंडियन बाय बर्थ हु लिव्स आउटसाइड इंडिया इज सेड टू बी PIO, यानी कि उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं. सो इंडिविजुअल जो कि यहाँ पर इंडियन है बर्थ के द्वारा, या फिर वो डिसेंट है, यानी कि मान लीजिए उसके पेरेंट्स जो है वो इंडिया के थे लेकिन वो इंडिया से बाहर रहता है, उसको PIO कहते हैं. यस, उसको PIO कहते हैं, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं. दैट इज एक्चुअली अलाउड. लेकिन एक चीज को समझिएगा कि जनवरी 15 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PIO कार्ड स्कीम का जो स्टेटस था उसको छीन लिया था, उसको खत्म कर दिया था और उसको मर्ज कर दिया था OCI कार्ड स्कीम के साथ. OCI होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया था. लेकिन डेफिनेशन वाइज देखें तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 3 इट सेज पर्सन हु वाज प्रीवियसली एन इंडियन सिटीजन और हुज पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वर इंडियन सिटीजन, या फिर अगर उनकी स्पाउस भी इंडियन सिटीजन होती है इवन इफ दे हैव बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोज आर OCI. तो OCI से रिलेटेड डेफिनेशन को मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने OCI स्कीम को लॉन्च किया था. इन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन जो प्रीवियसली इंडियन सिटीजन था या फिर उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, या फिर अगर वो इंडियन सिटीजन से मैरिड है, या फिर वो पिछले 2 सालों से OCI पर्सन है, तो उस पर्सन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है. एंड फर्दर अगर कोई भी पर्सन बांग्लादेश या पाकिस्तान का सिटीजन रहा है, अगर कोई भी पर्सन बांग्लादेश या पाकिस्तान का सिटीजन रहा है, या फिर उस पर्सन ने फॉरेन मिलिट्री के लिए काम किया है, तो उसको OCI कंसीडर नहीं कर सकते. तो यहां पर लिखा हुआ है ना कि वो सिटीजन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का है तो वो OCI की डेफिनेशन नहीं है. सो दिस इज एक्चुअली नॉट मेंशन टू बी करेक्ट. तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर. वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल पाए. 29 ऑफ जुलाई से नया JIB का बैच स्टार्ट होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम. वीडियो को अंत तक जरूर गो थ्रू करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अशोक कुमार हु वॉज रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर द पास्ट 15 years has now moved permanently to New York. तो अशोक कुमार जो कि इंडिया में पिछले 15 साल से रह रहे थे, उन्होंने न्यूयॉर्क में मूव कर लिया है. वो कुछ पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मस्ट बी सजेस्टेड टू अशोक कुमार. तो कौन सा अकाउंट आप सजेस्ट करेंगे? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, या फिर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट. विच अकाउंट यू विल बी सजेस्टिंग टू अशोक कुमार फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस? जल्दी से जल्दी बताइएगा.
कि कौन सा अकाउंट आप उनको सुजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। मल्टीपल आंसर भी हो सकता है, सो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर पोस्ट कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर पोस्ट कीजिएगा। व्हाट वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड? तो देखिए, जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट होता है दैट इज एक्चुअली जनरली ओपन, जिसमें आपकी लोकल इनकम्स आएंगी। क्या आएंगी? अगर आपकी कोई भी लोकल इनकम है वो आप जमा करवाना चाहते हो तो आप एनआरओ अकाउंट प्रेफर करते हो, ठीक है। डायमंड डॉलर अकाउंट, डीडी अकाउंट इज टोटली डिफरेंट। अगर आप स्टडी डायमंड में या महंगी ज्वेलरी में डील कर रहे हो फिर आप डीडी अकाउंट को डील करते हो, यानी कि डायमंड डॉलर अकाउंट को डील करते हो, दैट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड एट ऑल। फिर आता है कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, यानी कि बाहर से पैसा लेकर के आ रहे हो एंड उसके बाद आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एनआरई अकाउंट को प्रेफर करते हो। सो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। एंड फोर्थ वन इट सेज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, यानी कि एफसीएनआर अकाउंट। अब एफसीएनआर अकाउंट जो होता है वो एक्चुअली में आपका एक टर्म अकाउंट होता है, दैट्स एक्चुअली नॉट अ करेंट अकाउंट और सेविंग फंड अकाउंट, तो अकॉर्डिंग दैट इज आल्सो नॉट पर्टिकुलरली रेफर्ड वन, ठीक है। तो हम कौन सा अकाउंट प्रेफर करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे हम एनआरई अकाउंट जो होगा वो रेफर करेंगे टू अशोक कुमार, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट डज नॉट मैच। तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट से रिलेटेड कौन सा एस्पेक्ट मैच नहीं करता है उसके बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है। इट सेज एनआरओ अकाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग फंड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और इवन अ करेंट अकाउंट। ऑप्शन बी इट सेज इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम एनी अदर कंट्री कैन आल्सो बी रिसीव्ड इन एनआरओ अकाउंट एंड अकाउंट can be opened jointly with Indian resident or non-resident on joint operation basis. So which of the following would be the right answer? And हमने बताना है कौन सा यहाँ पर सही से मैच नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है। कौन सी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रही हैं उनके बारे में ही तो हमने आंसर पोस्ट करना है। सो काइंडली डू आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिए। देखिए जो आपका पास नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट है वो एक काफ़ी पॉपुलर मीन है जिसमें आपकी लोकल जो इनकम्स होती हैं आप उसके लिए जमा करते हैं। लेट्स से कोई पर्सन बाहर से आया, ठीक है, अब उसको बाहर से तो आया लेकिन उसकी रेंटल इनकम यहाँ पर मिल रही है, यहाँ उसने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको डिविडेंड इनकम मिल रही है, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगी? वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट में जाएगी। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी जो अकाउंट होगा वो उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। और जो आपका एनआरओ अकाउंट होता है वो देखो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, वो आपका करेंट अकाउंट भी हो सकता है, डेट कैन आल्सो बी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, वो कोई सा भी अकाउंट हो सकता है। सो ऑप्शन ए जो है डेट्स सो करेक्ट, वो तो करेक्ट होगी। क्या एनआरओ अकाउंट में बाहर से पैसा आ सकता है? जो बाहर से पैसा आता है ना उसको हम इनवर्ड रिमिटेंस कहते हैं, वी से टू बी इनवर्ड रिमिटेंस। तो एनआरओ अकाउंट में बाहर से भी पैसा आ सकता है, यानी कि एनआरओ अकाउंट में बाहर से भी पैसा आ सकता है, एनआरओ अकाउंट में इंडिया का पैसा भी आ सकता है, दोनों तरफ से पैसा आ सकता है, ठीक है, बोथ आर अलाउड। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्दर इट सेज कि एन अकाउंट कैन बी ओपन ज्वाइंटली विद द इंडियन रेजिडेंट, कि आप अकाउंट जो है वो ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हो इंडियन रेजिडेंट के साथ या फिर नॉन रेजिडेंट के साथ। तो ऐसा तो है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो ज्वाइंट ऑपरेशन बेसिस पर नहीं होता। जो ऐसा अकाउंट आप करोगे वो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर होता है। फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस क्या होता है कि जीते जी तो जो पर्सन एनआरआई है वो ऑपरेट करेगा, उसके बाद जो सर्वाइवर है जो इंडियन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकता है वो पर्सन करेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है दैट्स एक्चुअली नॉट मैचिंग करेक्टली, वो यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दैट इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट वन। सो ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। इज इट क्लियर? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द एनआरओ अकाउंट आर करेक्ट। कौन सा फीचर जो है एनआरओ अकाउंट का वो यहाँ पर करेक्ट है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इन द एनआरओ अकाउंट आर फ्रीली रिपेट्रिएबल। Principal amount up to 2.5 lakh USD in one financial year is repatriable. Interest in NRO account is taxable at 20%. Kindly do answer at the list. जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करेंगे। पहली चीज़ तो आपका एनआरओ अकाउंट किस पर्पज़ के लिए था कि आप यहाँ पर जनरली जो लोकल इनकम होती है वो डालते हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई इंडिया में आप अर्निंग कर रहे हो पैसे की, वो फ्रीली रिपेट्रेबल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपकी एक पॉलिसी बन जाती है एलआरएस की, दैट इज लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम होती है जो इंडियन रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है। लेकिन अब एनआरआई पर्सन जो है उनके लिए कौन सी स्कीम रहेगी? एनआरआई पर्सन के लिए कहा गया एक लिमिट लगाई गई है। क्या लिमिट लगाई गई है कि आप देखो अमाउंट जो है ऐसा नहीं आप कितना भी अमाउंट बाहर ले जाओ,
आपको 1 मिलियन यूएसडी तक का जो अमाउंट है वो लिमिट दी गई है कि आप 1 मिलियन यूएसडी तक का अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में बाहर लेके जा सकते हो, नॉट मोर देन दैट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आप उतना लेके जा सकते हो। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो तो फ्रीली रिपीटेबल है, यानी कि जो भी आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट अर्न करोगे वो तो फ्रीली रिपीटेबल है, लेकिन जो आपका बेसिक पार्ट है, जो आपका बेसिक कंपोनेंट है, ऐसा नहीं कि वो फ्रीली रिपीटेबल है, वो फ्रीली रिपीटेबल नहीं रहता है। यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर एक लिमिट है 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर की, जो आप यहाँ पर पोस्ट टैक्सेस बाहर लेकर के जा सकते हो, और जो पर्टिकुलर आपके पास इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो फ्रीली रिपीटेबल है। और इंटरेस्ट जो होता है एनआरओ अकाउंट में, उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, क्योंकि वो अपने इंडिया में अर्न किया। मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि एनआरआई की वो इनकम जो उन्होंने इंडिया में अर्न की होती है उसके ऊपर टैक्स पड़ता है। तो यहां पर भी वही सिनेरियो है कि इंटरेस्ट इन द एनआरओ अकाउंट इज टैक्सेबल, लेकिन वो टैक्स रेट जो है दैट इज नॉट 20%, दैट इज 30% प्लस सरचार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट्स एक्चुअली नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट तो फ्रीली रिपीटेबल है, प्रिंसिपल की जो लिमिट है वो 1 मिलियन यूएसडी की लिमिट है, राइट। तो ऑप्शन विल बी डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ द अबव। जो ऑप्शन डी है that will be the right answer in this regard, that is none of the above, so option D will be the right answer. Is that clear? ये चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज मिस्टर श्याम मूर्ति who recently opened an NRO account in Punjab National Bank, right? He want to do some credit entries, वो कोई credit entries करना चाहते हैं। Which of the following credit entries are not allowed? कौन सी credit entries उनको allowed नहीं रहेंगी, उसके बारे में आंसर पोस्ट करना है। मिस्टर श्याम मूर्ति जिन्होंने एक एनआरओ अकाउंट ओपन किया है पंजाब नेशनल बैंक में, वो कुछ क्रेडिट एंट्रीज करना चाहते हैं। कौन सी क्रेडिट एंट्रीज उनको अलाउड नहीं होगी? इनवर्ड रिमिटेंस अलाउड होगी, बाहर से तो पैसा आ ही सकता है, बिल्कुल आ सकता है। करेंसी टेंडर्ड ड्यूरिंग द विजिट इंडिया, इंडिया में जब वो चल के आए थे उस टाइम पर उनके पास कुछ करेंसी नोट्स भी होंगे, वो जमा करवा दिए, वो भी अलाउड है। ठीक है, फिर ट्रांसफर फ्रॉम एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट, यानी कि जो एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है उससे पैसा उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इधर, या फिर जो एफसीएनआर अकाउंट है उससे पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी अलाउड है। वो भी तो अलाउड ही है, उनसे भी तो पैसा कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो बाहर से पैसा आ रहा है। एनआरई अकाउंट में भी बाहर से पैसा आता है, एफसीएनआर अकाउंट में भी बाहर से पैसा आता है। एफसीएनआर में जो पैसा होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है, जो भी कन्वर्टेबल करेंसी होती है उसमें रहता है, लेकिन जो एनआरई में पैसा रहता है वो तो डिनोमिनेटेड इन रुपी है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी इंडियन रुपी में पैसा रहता है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अच्छा, तो सभी के सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने बात की है वो सभी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर अलाउड रहती हैं। अच्छा, अगर हम डेबिट्स की बात करें, कौन सी डेबिट ट्रांजैक्शन अलाउड है, तो अगर आपने कोई लोकल पेमेंट करनी है वो भी अलाउड रहती है। आपने इंडिया से बाहर पैसे भेजने हैं, रिमिटेंस आउटसाइड करनी है, वो भी अलाउड है, लेकिन उसमें जो कैप है वो डेफिनेटली लगी रहेगी। ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ परमिटेड है, वो सभी ट्रांजेक्शन्स भी परमिटेड रहती हैं, वो सभी ट्रांजेक्शन्स भी परमिटेड रहती हैं। ठीक है जी, तो दैट विल बी और रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी।